हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लेकर आए क्लास नंबर फोर्थ और फोर्थ क्लास हमारी चल रही है केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर हमारा टॉपिक यूनिट चल रही है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर हमने क्लास नंबर 1, 2 और 3 तीनों के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है देखते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन हम पूरा पढ़ चुके थे। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है। सॉल्यूशन में हमने बताया था कि एक पार्टिकल जो होता है वो कम मात्रा में होता है और एक ज़्यादा मात्रा में होता है। जो पार्टिकल कम मात्रा में होता है उसे हमने सॉल्यूट बोला था, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे हमने सॉल्वेंट बोला था। तो जब लेस अमाउंट वाले पार्टिकल को मोर अमाउंट वाले पार्टिकल में मिलाते हैं तो जो प्रोसेस बनती है उसे से सॉल्यूशन बोला था। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू द सॉल्यूशन। हम ये सारी क्लासों का एक बार जल्दी से रिपीट कर रहे हैं ताकि हमारा फ्लो बन जाए। उसके बाद हमने सॉल्यूशंस के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि भाई टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमने ये देखा था कि सॉलिड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड, की सॉलिड को सॉलिड में मिलाए तो क्या बनेगा और लिक्विड को सॉलिड में मिलाए तो क्या बनेगा। इस तरह से हमने सारे एग्जांपल्स याद किए थे। फिर जब क्लास नंबर 2 आई हमारी, उसमें हमने देखा था कि कंसंट्रेशंस की जो भी टर्म्स होती है वो सारी हमने उसके अंदर पढ़ी थी। कंसंट्रेशन के टर्म्स के अंदर हमने सबसे पहले देखो बहुत सारी चीज़ें, परसेंटेज मास बाई मास, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, और मोलरिटी, मोललिटी और मोल फ्रैक्शंस, इस तरह से पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, इस तरह से हमने सारी टर्म्स अच्छे से पढ़ी थी। मोलरिटी में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलरिटी और मोललिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था? मोल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने इसको पूरा कर लिया था। मोल फ्रैक्शन के बाद हमने पीपीएम में देखा था तो हमने 10 की पावर 6 से गुणा किया था, और पीपीबी की अगर हम बात करें तो 10 की पावर 9 के साथ गुणा किया था। इस तरह से हमारी सारी टर्म्स हो गई थी और इनके ऊपर हमने एक एक क्वेश्चंस भी कर लिए थे। इसके बाद हम जब आए और उसके बाद हमने कंसंट्रेशन की टर्म्स के बाद में हमने चालू किया था सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी में हमने कल की जो क्लास थी उसके अंदर देखो क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको भी रिपीट करते हैं। सॉल्युबिलिटी के अंदर हमने देखा था कि भाई कि जो भी चीज़ हम मिला रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 3 या 4 चम्मच हम डालते थे तो तीसरी चम्मच तो उसके अंदर घुल पा रही थी, लेकिन चौथी चम्मच डालने के बाद वो उसके अंदर घुल नहीं पा रही थी। कल हमने इसका एग्जांपल किया था बोर्ड पे और हम पिछली क्लास में देख सकते हैं अपन। और जब हमने उसको डाला तो उसके अंदर घुल गई। तो इसका मतलब हमने वहां से डेफिनेशन भी तैयार की थी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से हमने वो डेफिनेशन तैयार की थी। हिंदी में विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हो उसे हमने विलेयता, सॉल्युबिलिटी कहा था। फिर हमने देखा था सॉल्युबिलिटी जो चीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है तो हमने वहां पर देखे थे नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, टेम्परेचर, प्रेशर, ये 4 चीजों को हमने अच्छे से पढ़ा था। सॉल्युबिलिटी को स्टार्ट कर सॉलिड, इसके अंदर हम 2 केस पढ़ने वाले थे, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की जो क्लास थी वो कल हमारी हो गई थी। उसके अंदर हमने देखा था कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है और डिसोल्यूशन क्या है। तो डिसोल्यूशन में क्या पढ़ा था हमने कि हम जब सॉल्यूट पार्टिकल को, देखो वैसे तो हम ये कल कर चुके हैं पूरा अगर हम देखें तो हमने देखा था कि जैसे भाई ये सॉल्यूशन है हमारे पास, जब हम इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल डालते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल क्या करता है, इसके अंदर डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। और डिजॉल्व जब सॉलिड पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है तो उसी प्रोसेस को हमने बोला था डिसोल्यूशन। क्या बोला था भाई? डिसोल्यूशन मतलब विलानीकरण, हिंदी में इसको बोला है। एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। डिसोल्यूशन का क्या मतलब है? सॉलिड पार्टिकल को सॉल्वेंट में डालने पर वो उसके अंदर घुलता है, और घुलने की जो प्रोसेस है जिससे उसको ही हमने बोला था सॉल्युबिलिटी। क्योंकि ये क्लास रिवीजन वाली क्लास है इसलिए हम थोड़ी स्पीड तेज रख रहे हैं उसके बाद हमने डिसोल्यूशन पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा था क्रिस्टलाइजेशन, जो इसका उल्टा था। उसमें क्या हुआ था? उसमें हुआ ये था कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल घुल चुके हैं वो आपस में करते हैं कोलाइड, और कोलाइड करके वापस से मिल देता है हमको सॉलिड पार्टिकल। मतलब हमने एक कंडीशन ऐसी निकाली थी जिसमें हमारे पास ये हो रहा था, जैसे कि हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं
तो हमारे पास मिलता है सॉल्यूशन, हमारे पास मिलता है सॉल्यूशन। और इस प्रोसेस को हमने बोला था डिसॉल्यूशन। और जब हम बैक, और इसी को मैंने बोला था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब हमने देखा कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल घुल चुके हैं वो आपस में करते हैं रिएक्शन और करते हैं और क्या बना लेते हैं वापस से सॉल्यूट पार्टिकल। तो इसी प्रोसेस को हमने बोला था क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। और एक स्टेट ऐसी आई थी कि हम सॉल्यूट डाल रहे हैं, सॉल्यूशन बन रहा है, लेकिन सॉल्यूशन से उतने ही पार्टिकल वापस से मिल रहे हैं हमको, मतलब सॉल्यूट घुल भी रहा है और जितना घुला उतना वापस मिल रहा है। तो एक स्टेट में ऐसी आई थी कि और इसी को हमने रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोला था। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और जिस जगह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का हो गई, उसका मतलब था कि आप सॉल्यूट कितना ही डालो उस पर, उसके अंदर वो घुल ही नहीं रहे। मतलब हमने डेफिनेशन तैयार की थी यहाँ से कि नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, no more solute can dissolve in the solution that is called saturated solution, जिसमें विलय की वह अधिकतम मात्रा जिसको आप घोल नहीं पा रहे हैं अपन, तो उसी को बोला था हमने संतृप्त विलयन। फिर हमने देखा सैचुरेटेड का हमने पढ़ लिया इससे। और सैचुरेटेड ये पढ़ने के बाद हमने क्या देखा कि अनसैचुरेटेड क्या होता है। अनसैचुरेटेड में क्या देखा हमने कि भाई हम सॉलिड को और घोल पाएंगे उसमें। सुपर सैचुरेटेड में क्या देखा, सुपर सैचुरेटेड में था कि ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में टेम्परेचर फिक्स था। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें सैचुरेटेड वाले का, तो जो मात्रा उसके अंदर घुली है उससे ज़्यादा मात्रा को हम घोल पाएंगे। तो ये था सुपर सैचुरेटेड। उसके बाद हमने देखा था कि किस किस पे डिपेंड करती है सॉलिड की सॉलिबिलिटी, ये भी हम कर चुके हैं। देखो एक क्लास रिवीजन वाली क्लास है, तो इसलिए हम थोड़ी सी स्पीड तेज़ रख दिया है इसमें, ताकि हमको कल की क्लास अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि सॉलिबिलिटी का सेकंड पार्ट है तो वो सॉलिबिलिटी आना चाहिए हमको। तो सॉलिड की जब सॉलिबिलिटी पढ़ी थी हमने, तो हमने देखा था कि पहला जो फैक्टर था वो कौन सा था, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हमने पहला फैक्टर पढ़ा था। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई पोलर सॉल्यूट जो है, पोलर सॉल्यूट जो है वो किसके अंदर घुलेगा, पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुलेगा। और दूसरा हमने पढ़ा था कि जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो किसके अंदर घुलेगा, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुलेगा। अच्छे से, क्योंकि ये अगर ये क्लास वापस से देखनी है आराम आराम से तो कल की क्लास देखें, बट ये रिवीजन वाली क्लास है तो इसमें हम जल्दी से देख रहे हैं। पोलर सॉल्यूट का एग्जांपल हमने लिखा था कल में, देखो NaCl, जो भी आयनिक होते हैं NaCl KCl इस तरह से। और पोलर सॉल्वेंट का मतलब ये तो सबको पता है H2, जिसको हमने यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला था, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक जिसको बोलते हैं हिंदी में। नॉन पोलर सॉल्यूट का क्या मतलब था, जिसमें हमने ये लिखा था हमने नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या था, बेंजीन। इस तरह से हमने देखा था, मतलब हमने देखा कि NaCl KCl से वाटर में घुलेगा और नेफ्थलीन एंथ्रासीन बेंजीन में घुलेगा। इनका उल्टा पॉसिबल नहीं है कि NaCl KCl बेंजीन में घुल जाए, नेफ्थलीन एंथ्रासीन वाटर में घुल जाए। और रीजन हमने रिजल्ट इसका एक ही बनाया था कि भाई लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब समान समान को घोलता है। उसी के बेसिस पे हमने देखा था ये तरह से। तो हमने देखा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल के केस में ये हुआ कि लाइक डिजॉल्व लाइक, इसलिए पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर। कुछ ऐसे हैं जैसे कि शुगर, अगर हमने देखे कल की क्लास की रिवीजन की पूरी, शुगर है, ग्लूकोज है, और हम देखें एक और शुगर ग्लूकोज और भी ठीक है, काफ़ी हो सकते हैं एल्कोहल, वो वाटर के अंदर घुल जाते हैं। जबकि वाटर कैसा है, पोलर है, और ये कैसे है, देखो ये तो आयनिक नहीं है लेकिन इसके अंदर घुल जाता है। उसका रीजन हमने बताया था ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमने देखो इन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के हिसाब से तीन बातों पे काम किया था। पहली बात, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुलेगा। और तीसरी बात एक और कि शुगर, ग्लूकोज, एल्कोहल कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास सॉलिड जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं, रीजन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड उसके साथ बना लेते हैं। इस तरह से हमने पूरा ये कंप्लीट किया था, जिसके अंदर फैक्टर था हमारा सॉल्यूट और सॉल्युबिलिटी की नेचर के बारे में। अब जो हम पढ़ रहे थे दूसरा फैक्टर, तो वो था टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर कौन सा था, टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमने क्या पढ़ा था, देखो टेम्परेचर में हमने पढ़ा था, टेम्परेचर को हमने देखा था कि भाई हमने देखा था कि रिएक्शन जो है हमारे पास वो दो टाइप की है। कौन कौन सी है,
एक तो हमारे पास कौन सी है, एक्जोथर्मिक, एक थी हमारे पास एंडोथर्मिक। एंडो में हीट अब्जॉर्ब हो रही थी, देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हम लिख चुके हैं, और इसमें हीट रिलीज हुई थी। और इसका एग्जाम्पल हमने लिखा था लाइम प्लस वाटर का, चूना प्लस पानी, और इसका हमने लिखा था शुगर प्लस वाटर। और ये तो प्रैक्टिकली बात है कि शुगर अगर हमें ज़्यादा घोलनी है तो टेम्परेचर क्या करना होता है, उसको बढ़ाना होता है, गर्म करना होता है, जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और चूना जो है वो कभी भी ठंड गर्म पानी में नहीं घुलता है, अगर उसको सॉल्युबिलिटी को बढ़ानी है तो हमें टेम्परेचर कम करना होगा। मतलब हमने यहाँ से रिजल्ट बनाया था कि उस इसको क्या देखो ये एक्जोथर्मिक है और ये कौन सी है, एंडोथर्मिक। तो एक्जोथर्मिक के केस में जो है टेम्परेचर कम रखने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और एंडोथर्मिक जो भी रिएक्शन है उनमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो इस तरह से हमने टेम्परेचर के बारे में भी पूरी बात की थी। और फिर हमारा टॉपिक था प्रेशर, और प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड नहीं करती सॉलिड की। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी, और उसके बारे में हम कंप्लीट करेंगे पूरा, और सॉल्युबिलिटी आज पूरी तरह से खत्म करेंगे। चलो फिर चलते हैं। अब देखते हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, चारों उनके फैक्टर पढ़ चुके हैं। देखो अब हमारी क्लास चालू होती है यहाँ से, और अब हम जो गैस की सॉल्युबिलिटी है उसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो कौन कौन से फैक्टर है जो गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो हमें तो मेन काम फैक्टर से ही है, तो हम वो फैक्टर देख लेते हैं भाई, कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे पास। पहला तो वही नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर। देखो हम पहले अगर सॉल्वेंट की बात कर, सॉल्यूट की बात कर लें, तो इसमें हमें एक फैक्ट याद रखना है वैसे, कि जो CO2 होती है इज मोर सॉल्युबल, CO2 इज मोर सॉल्युबल, CO2 इज मोर सॉल्युबल, CO2 is more soluble than the O2 and H2। मतलब हम देखें तो CO2 जो है वो वाटर के अंदर O2 और H2 की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा सॉल्युबल होती है। और इससे हमारा पॉइंट भी बना कि भाई वो गैस है जो आसानी से लिक्विफिएबल हो जाती है, मतलब द्रव बन जाती है, लिक्विड बन जाती है, वो ज़्यादा सॉल्युबल होगी सॉल्यूशन के अंदर। बस हमें इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए। देखो सॉल्वेंट का जो नेचर है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो भी गैस उसके अंदर आ रही है वो उसके अंदर वो उस 2 आयनों में टूट जाए। मतलब जैसे कि HCl, और हम बात करें O2, HCl जब वाटर के अंदर जाएगा तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो इसका मतलब HCl की जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl वो ज़्यादा होगी। लेकिन जब ऑक्सीजन वाटर के अंदर जाएगा तो ये वाटर के अंदर टूटेगा नहीं, और इसीलिए O2 की जो सॉल्युबिलिटी है कंपेयर टू HCl वो क्या होती है, कम होती है। तो ज़्यादा सॉल्युबल कौन होता है, HCl और O2 में से HCl। तो हमने यहाँ से पॉइंट बनाया कि वो गैसेज जो वाटर के साथ केमिकली कंबाइन हो जाती है, वो गैसेज जो वाटर के साथ केमिकली कंबाइन हो जाती है, उनको उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो अगर हम लिख भी दें शॉर्ट में, तो जैसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम, गैसेज केमिकली कंबाइन विथ वाटर। अगर वो कंबाइन हो जाती है तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उन गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर केमिकली कंबाइन नहीं होती है तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो हमने देखा नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है कि सॉल्यूट, वो सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्युबल होंगे जो लिक्विफिएबल होते हैं, मतलब जो द्रव बनना चाहते हैं, जैसे CO2 कंपेयर टू O2 और H2 की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा सॉल्युबल होती है, नंबर 1। नंबर 2 है विलायक किस तरह से होना चाहिए या सॉल्वेंट किस तरह से होना चाहिए। तो हमने रिजल्ट लिख दिया है कि वो गैसेस जो वाटर के साथ केमिकली कंबाइन हो जाती है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसीलिए HCl की सॉल्युबिलिटी जो है O2 के रेस्पेक्ट में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये हमने पूरा पढ़ लिया है। देखो पहला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा है हमारा दो फैक्टर इस पर डिपेंड कर रहा है, वो है हमारे पास टेम्परेचर। दूसरा कौन सा है, टेम्परेचर, तापमान। देखो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो एक तरह से जो है इन लिक्विड, वो हमारे पास एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और अभी अभी हमने रिवीजन किया इसी क्लास में कि जो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती है, याद करो, लाइम प्लस वाटर,
तो चूना जो है वो ठंडे पानी में घुलता है अच्छे से, इसलिए टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा होनी है, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा होनी है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एग्जाम्पल भी हमने लिखा था लाइम प्रेस वाटर सॉलिड के अंदर। तो अब याद रखना है कि अगर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में पूछी जा रही है तो एक तरह से वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर कम होने पर ज़्यादा होती है। हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो CO2 इज मोर सॉल्युबल देन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नंबर 2 में क्या पढ़ा, इसी में सॉल्वेंट हमने पढ़ा। सॉल्वेंट में हमने क्या पढ़ा कि भाई जो गैसेस केमिकली कंबाइंड विद वाटर तो उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा टेम्परेचर, तो सॉल्युबिलिटी कब कम होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी कब ज़्यादा कब होगी, जब उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस तरह से हमने 1 2। अब तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा प्रेशर। तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा है, प्रेशर, और इसी के अंदर हमें पढ़ना है हेनरीज लॉ, और यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, टेम्परेचर कम ज़्यादा का, इसको तो चलो अभी करते हैं थोड़ी देर बाद। टेम्परेचर कम है इसका मतलब जैसे देखो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, CO2 जो गैस है वो हमारे कोल्ड ड्रिंक में होती है, और कोल्ड ड्रिंक में होती है तो कोल्ड ड्रिंक ठंडी अच्छी क्यों लग रही है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम है और CO2 अच्छे से घुली हुई है और उसको अच्छे से टेस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है वो भी हमें ठंडी अच्छी लगती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, थोड़ी देर फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें, जैसे जैसे वो गर्म होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी और उसका जो भी टेस्ट है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। इसीलिए CO2 चूँकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर अच्छे से घुली होती है और उसके लिए टेम्परेचर हमें कम चाहिए, ठंडी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हमने पहला फैक्टर पूरा अच्छे से समझ लिया है कि भाई CO2 ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल होगी O2 की तुलना में, HCl की सॉल्युबिलिटी O2 की तुलना में ज़्यादा होती है। रीज़न ये रहा, टेम्परेचर हमने देखा कि टेम्परेचर कम होने से सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, और इसीलिए ठंडी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है हमें अच्छी लगती है क्योंकि CO2 उसके अंदर अच्छे से सॉल्युबल हो जाती है। और क्यों हो जाती है, क्योंकि इसका रीज़न ये रहा। अब हम जो पढ़ेंगे वो है प्रेशर, और प्रेशर में पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ, हमको सबको पता है। अब देखते हैं हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसका नाम है हेनरीज लॉ। देखो हेनरी लॉज में क्या होता है, हेनरी देखो इसमें अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर का इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं पहले, जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के। मतलब अगर हम बात करें कि अगर किसी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, देखो इससे पता चल जाएगा हमें, किसी की सॉल्युबिलिटी, अगर किसी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है इसका मतलब उसका पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा। मतलब अगर हमें लिखना है पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। इस तरह से हमने ये पहला पॉइंट देखा। दूसरा पॉइंट हमारे पास है ये कि अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी, उन्होंने बोला हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, हेनरी लॉ ने बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ऑफ गैस। मतलब इसको क्या बोलेंगे, देखो ये है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस और ये हमारे पास है पार्शियल प्रेशर। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। यही इसका स्टेटमेंट भी है, हम लिख भी देते हैं, चलो, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर partial pressure of gas is directly proportional to the mole fraction of gas, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ भाई, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको, समान ताप पर गैस का आंशिक दाब मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या है तो हम हिंदी में बोलेंगे समान ताप पर गैस का आंशिक दाब मोल भिन्न के समानुपाती होता है। और अगर इंग्लिश में बोलना है तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। देखो इसको जब प्रोपोर्शनली को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। वैसे तो 1/k आता है, फिर उसको इधर उधर करते ये आता है, हम सीधा लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT कि जब भी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, KH इंटू एक्स ऑफ गैस, इस तरह से।
और ये के एच ही क्या कहलाता है, हेनरी कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी नियतांक, हेनरीज कांस्टेंट। अब हमें ये पता है जैसे देखो किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी गैस का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मोल फ्रैक्शन का मतलब सीधा सीधा ही देखो आगे समझने में हेल्प करेगा कि जो एक्स गैस है वही क्या है हमारा सॉल्युबिलिटी। अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है गैस के तो वही उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा। मोल फ्रैक्शन का मतलब ज़्यादा होना मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, मतलब वो अच्छे से घुली हुई है। अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है किसी गैस के तो इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी है, मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या बोला कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमने इस यहाँ से रिजल्ट निकाल दिया। मतलब हम सीधा सीधा अगर इन दोनों को मिला दें तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या बना, इन इसको और इसको कि प्रेशर अगर किसी गैस का ज़्यादा है तो उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस मोल फ्रैक्शन जो है गैस का वो ज़्यादा होगा, और अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो आप गैस की बात कर रहे हैं वो भी क्या होगी, ज़्यादा। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट तैयार हो गया। अब अगर हम देखें कि भाई के एच की अगर हम अलग से बात कर रहे हैं कि के एच का यूनिट क्या होगी, तो देखो यूनिट ऑफ के एच की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ के एच, देखो के एच को एक पहले के एच को फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, और फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के बाद देखो के एच, क्योंकि पी बराबर हमारे पास क्या दिख रहा है, के एच इंटू एक्स गैस, तो हमें तो के एच चाहिए, तो के एच को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, इसको डिवाइड कर देंगे नीचे तो एक्स गैस। अच्छा अब यूनिट की बात कर रहे हैं तो प्रेशर तो किस किस में हो सकता है भाई, हमारे पास पास्कल में हो सकता है, एटीएम में हो सकता है, बार में हो सकता है, और भी हो सकता है। और एक्स गैस की यूनिट क्या होती है, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होती। क्योंकि क्यों नहीं होती एक्स गैस की, मतलब मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्यों नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी मोल आता है फॉर्मूले में और नीचे भी मोल आता है, तो मोल से मोल कट जाता है, तो इसलिए किसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसका मतलब के एच की जो यूनिट होगी वो वही यूनिट होगी जो उसकी प्रेशर की यूनिट है। और मान लो हम प्रेशर को पास्कल में लेते हैं तो के एच की यूनिट क्या आ गई, पास्कल। हमें अब बात समझ आ गया होगा कि जो के एच है उसकी यूनिट क्या होती है, के एच की यूनिट वही होगी जो प्रेशर है। जैसे अगर एटीएम में लिखा है तो एटीएम हो जाएगी, बार में लिखा है तो बार हो जाएगी, और अगर इस तरह से लिखा है तो ये हो जाएगी, पास्कल लिखा है तो पास्कल हो जाएगी। तो ये हमारे पास यूनिट वाला क्वेश्चन है। चलो भाई, यूनिट ऑफ के एच। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो के एच है, के एच देखो के एच की अगर हम बात करें, अभी एक पॉइंट नोट पॉइंट और लिख लेते हैं हम ताकि हमें वो दिक्कत ना करे। जैसे हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की अगर हम बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की अगर हम बात करें तो उसमें टेम्परेचर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन सॉल्युबिलिटी के। मतलब अगर हमें सॉल्युबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम। मतलब मैं यहाँ से रिजल्ट निकाल सकता हूँ, टेम्परेचर कम होने से सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी गैस ज़्यादा घुलेगी तो उसके लिए कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कम होना चाहिए। जैसे कि CO2 वाला देखा था, होल्डिंग में अच्छी से घुलती है कब, जब वो ठंडी होती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमें समझ आ गया। दूसरा हमने देखा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा कब होती है, जब इस तरह से कोई कंडीशन होती है, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। अच्छा के एच के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। देखो अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो ये ज़्यादा होना चाहिए ना, देखो पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा हमने देखा कि के एच जो है प्रेशर कांस्टेंट अगर है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एक्स गैस के। अगर तुम हमको सॉल्युबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा करने के लिए उसके मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होने चाहिए। मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है उसका मतलब के एच कम होना चाहिए। तो रिजल्ट क्या बना हमारे पास कि के एच के कम होने से जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है वो ज़्यादा होने चाहिए, और उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम फाइनली पॉइंट देखें तो टेम्परेचर की अगर हम बात कर लें, इन दोनों को मिला दें, इसको और इस पॉइंट को, इससे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे हमारे कि भाई अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो बताओ क्या क्या चाहिए कंडीशन, कि उसका एक तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, गैस की बात कर रहे हैं हम, टेम्परेचर कम होना चाहिए। दूसरा उसका के एच के क्या होना चाहिए, के एच भी कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर कम हो और के एच कम हो तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, गैस की हम बात कर रहे हैं। देखो इस नोट पॉइंट से समझेंगे, ये स्टार्टिंग में हमने समझा, ये अभी अभी हमने बनाया। देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है गैस के, तो ये ज़्यादा है तो ये कम होना चाहिए, तो ये दोनों को मिला दिया। तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने के लिए कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कम हो और गैस ऑफ जो हमारे पास के एच है, हेनरी कांस्टेंट है, वो कम होना चाहिए। अलग अलग गैसों के लिए समान ताप पर क्या होगा, के एच की वैल्यू अलग अलग होगी, और उसी तरह से हम उसको एक बार कंप्लीट करते हैं। चलो आगे चलते हैं।
अब हम देखते हैं प्रेशर के कुछ पॉइंट, हेनरी लॉ के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। देखो, जो केएच हमारे पास होता है, हेनरीज कांस्टेंट, वो किस किस पे डिपेंड करता है, याद रखना है हमें, टेम्परेचर और नेचर ऑफ गैस पर। किस किस पे डिपेंड करता है भाई केएच हमारा? जो केएच है हमारा वो एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा नेचर ऑफ गैस पे हमारा डिपेंड करता है। दूसरी बात, हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि भाई गैस हमारे पास मान लो ए है और दूसरी गैस का नाम क्या है बी, और उनके केएच की वैल्यू दे दी है, केएच की वैल्यू है 6.64 और इसकी क्या है 0.8 बार। तो इन दोनों को देख के हमें लग रहा है कि केएच की वैल्यू इसकी ज़्यादा है, तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर हम क्या लिखेंगे, केएच जो है ए का तो ज़्यादा है और बी का कम है, इस तरह से हम लिखेंगे। और हमने ये देखो ये पॉइंट लिख रखा है, ये हमने अभी अभी प्रूव किया कि अगर किसी का केएच कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी मतलब केएच के उल्टा ऑर्डर होगा। तो देखो, अगर हमें सॉल्युबिलिटी का लिखना है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए वो कम हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा था तो ये कम कर देंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ बी गैस। मतलब रिजल्ट हमारे पास यही है कि अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो केएच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। देखो, इसका केएच कम था, किसका कम था, ए का केएच कम था, इसलिए सॉल्युबिलिटी, एक बार हम देखें, अच्छा उल्टा कर दिया हमने, केएच किसका ज़्यादा है भाई, बी का ज़्यादा है ना, तो हम लिखेंगे बी का ज़्यादा है ए से। तो जब इसका उल्टा कर देंगे फिर, तो इसलिए जो बी की सॉल्युबिलिटी है और वो क्या हो जाएगी हमारे पास, कम हो जाएगी। एक बार दोबारा देखेंगे इसमें क्या गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है, ये ऑर्डर को ध्यान से देखेंगे दोबारा, इसको पूरे को वापस करते हैं। इन दोनों में से केएच कम किसका है, ए का कम है, केएच की वैल्यू जो ए है वो कम है कंपेयर टू केएच की वैल्यू बी के। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए और सॉल्युबिलिटी ऑफ जिसका केएच कम होता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, मैं ये बोलना चाह रहा था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वो। तो केएच की वैल्यू कम होने से सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा। इस चूँकि इस केएच की इसकी केएच कम था इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। हमारा पूरा पॉइंट इसके मतलब ये था। हमको समझ आया होगा कि हमने ये पॉइंट पहले ही बना लिए थे कि अगर किसी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी है तो उसका केएच क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसी को हमने एग्जांपल में कन्वर्ट कर लिया कि अगर केएच की वैल्यू कम है तो इसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ए की वैल्यू जो को वहाँ पर ज़्यादा है, इस तरह से। अगर टेम्परेचर समान है हमारा, अगर हमारा टेम्परेचर क्या है, सेम है, टेम्परेचर अगर हमारा सेम है तो अलग अलग गैसों के लिए जो केएच होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसीलिए हमने लिखा था कि जो केएच है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और दूसरा नेचर ऑफ गैस पे। तो यहाँ तो टेम्परेचर सेम ही रख दिया, तो इसका मतलब नेचर ऑफ गैस पे वो डिपेंड करने वाला है। अब हमारे पास कुछ एनसीईआरटी का डेटा है और उसके हिसाब से हम पॉइंटों को समझते हैं। जैसे कि मैंने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया और ये मैंने पूरा डेटा एनसीईआरटी बुक से उठाया। तो जब सेम टेम्परेचर है T बराबर 293 केल्विन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है और वहाँ पर O2 गैस है, तो हमें बताना है कि कौन सी N2 और O2 में से कौन ज़्यादा सॉल्युबल है। तो इसका जो N2 गैस है उसका केएच की वैल्यू कितनी है, 76.48 बार किलो बार, और इस जो O2 है उसका केएच कितना है, 34.86 किलो बार, क्योंकि दोनों सेम ही होंगे। अच्छा, अब हमें ये तो पता है, इस पॉइंट से देखेंगे कि जिसका केएच कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो केएच कम किसका दिख रहा है, O2 का, इसलिए सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, O2 की, वही लिखा है हमने। देखो, इनको देख के हमें पता है कि N2 का जो केएच है वो ज़्यादा है और O2 का जो केएच है वो कम है, और जिसका केएच कम होता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए हमने रिजल्ट के तौर पर लिखा है कि O2 इज मोर सॉल्युबल देन द N2 ड्यू टू लेस वैल्यू ऑफ केएच। मतलब O2 का जो केएच है वो कम होने के कारण इसकी विलेयता का मान ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमने पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा जो डेटा था वो कंप्लीट अच्छे से समझ लिया है। देखो क्या क्या समझा हमने अभी। पहला पॉइंट कि अगर टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, केएच कम है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। केएच किस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे और टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर समान सेम रख दिया है और डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए केएच का मान डिफरेंट डिफरेंट होगा। इस पॉइंट से हमने सिर्फ इसको समझा है कि जिसका केएच कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। इससे भी हमने वही समझा है कि जिसका केएच कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर हम टेम्परेचर को अलग कर दें तो क्या होगा, हम देखते हैं दोनों में। अब हम देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो क्या होगा। देखो, हमें ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से पता है कि अगर सॉल्युबिलिटी गैस की ज़्यादा चाहिए तो हमें दो बातें याद रखनी है, एक तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, दूसरा केएच कम होना चाहिए। ये भी एनसीईआरटी का ही डेटा हमने उठाया है कि देखो N2 जो गैस है उसका टेम्परेचर एक बार तो 293 केल्विन पर है, उसका केएच अभी अभी हमने लिखा था 76.48 किलो बार। दूसरे केस में हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। कितना कर दिया, 303 केल्विन, और उसका जो केएच है देखो वहाँ पर बढ़कर, ये सब एनसीईआरटी का डेटा उठाया हमने, 88.48 किलो बार।
ऐसे O2 गैस का एक बार 293 पे लिखा, एक बार 303 पे। ये KH की वैल्यू हमने इस तरह से लिख ली है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो देखो ये प्रैक्टिकल डेटा के हिसाब से ये भी बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से KH बढ़ गया है। इसमें भी टेम्परेचर के बढ़ने से KH की वैल्यू बढ़ रही है। और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, KH बढ़ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, क्योंकि ये उल्टा रिलेशन है कि सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा चाहिए तो इन दोनों को कम होना चाहिए था, लेकिन ये तो दोनों ज़्यादा है, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो जाएगी। इसीलिए N2 गैस जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर कम सॉल्युबल होगा और O2 भी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम सॉल्युबल होगा। तो इस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर। और इस तरह से हमने हेनरीज लॉ के सारे फैक्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ।